हेलो और इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम मिलकर ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स यानी आलमी माशी निज़ामों को समझने के लिए एक ज़बरदस्त माइंड मैप तैयार करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हाई स्कूल की किसी सिविक्स क्लास में होता है। हमारा आज का मकसद इन पेचीदा नज़रियात को एक दिलचस्प क्लासरूम डिबेट के अंदाज में समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बुनियादी सवाल पर आते हैं जो सदियों से बहस का मौजू बना हुआ है। हुकूमत को मईशत पर यानी इकोनॉमी पर आखिर कितना कंट्रोल रखना चाहिए? ये वो सवाल है जिस पर एक तवील अरसे से इख्तिलाफ जारी है और हमारा आज का ये पूरा माइंड मैप इसी एक सवाल के गिर्द घूमेगा। आज के सफर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिबेट, इनलाइटमेंट और फ्री मार्केट्स, कलेक्टिविस्ट रिस्पॉन्स, दो गायों की मशहूर मिसाल और आखिर में मिक्स्ड इकोनॉमीज की हकीकत। चलिए द ग्रेट इकोनॉमिक डिबेट से अपनी बात का आगाज करते हैं। ज़रा तारीख के औराक पलटते हैं और देखते हैं कि मुआशरे की तब्दीलियों के साथ साथ ये बड़े माशी निज़ाम वक्त के साथ कैसे परवान चढ़ें। अगर हम तारीखी इर्तिका पर नज़र डालें तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ये माशी निज़ाम कोई आसमान से उतरे हुए सख्त उसूल नहीं हैं। ये तो दरअसल टेक्नोलॉजी, दौलत और ताकत में होने वाली तब्दीलियों पर इंसानी तारीख के हकीकी रिएक्शंस थे। जागीरदारी के दौर से निकलकर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की फैक्ट्रियों तक हर दौर ने एक नए निज़ाम की बुनियाद रखी। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, एनलाइटनमेंट और फ्री मार्केट्स यानी रोशन ख्याली और आज़ाद मंडियाँ। ये हमारे माइंड मैप की सबसे पहली बड़ी शाख है। तो हुआ कुछ यूं कि 18वीं सदी में रोशन ख्याली यानी इनलाइटनमेंट के मुफक्किरीन ने सबसे पहले माशी दौलत पर हुकूमत के रिवायती कंट्रोल को चैलेंज किया। उन्होंने इस इनकलाबी ख्याल को फ़रोग़ दिया कि दौलत की तकसीम का फैसला रियासत के बजाय बिल्कुल आज़ाद और अनरेगुलेटेड मार्केट्स को करना चाहिए। और बस यहीं से जन्म होता है कैपिटलिज्म यानी सरमायादारी का। इसका सबसे अहम नुक्ता क्या है? इस निज़ाम में रियासत की मुदाखलत ना होने के बराबर होती है। ये मार्केट की एफिशिएंसी, इनफरादी जिद्दत और प्राइवेट मुल्कियत को तरजीह देता है। इसकी असल बुनियाद तलब, रसद और मुनाफा कमाने का मुहर्रिक है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट सामने आता है। एक तरफ तो कैपिटलिज्म में बेपनाह दौलत पैदा करने और नित नई इजादात लाने की ज़बरदस्त सलाहियत है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसे बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ये मुआशरे में शदीद तबकाती फ़र्क और इनकम इनइक्वालिटी भी पैदा कर सकता है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने अमीर सनतकारों और मेहनतकश मजदूरों के दरमियान एक गहरी खलीज पैदा की, इन अदम मसावात को दूर करने के लिए हमारे माशी नक्शे पर नई शाखें नमूदार होने लगीं और यहीं से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, दी कलेक्टिविस्ट रिस्पॉन्स। इनमें से एक बड़ा रद्द-ए-अमल सोशलिज्म है जो 1830 की दहाई में सामने आया। इसका बुनियादी मकसद आज़ाद मंडी के अंधे मुकाबले के बजाय अवामी फलाह और आपस का ताउन को तरजीह देना था। इस निज़ाम में किलीदी सनतें अवाम या रियासत की कंट्रोल में होती हैं ताकि फ़ायदा पूरे मुआशरे को पहुंचे, सिर्फ चंद लोगों को नहीं। और फिर इस सोच को एक कदम और आगे बढ़ाया गया 1840 की दहाई में, जब कम्युनिज्म का तस्वुर उभरा। बाद में कार्ल मार्क्स ने इसे अपनाया। ये नज़रिया सनती कैपिटलिज्म की बिल्कुल मुखालिफ करता है और एक ऐसे मुआशरे की वकालत करता है जिसमें कोई तबका या क्लास ना हो और पैदावार के तमाम ज़राए पर रियासत का मुकम्मल कब्जा हो। कम्युनिज्म के तहत ही एक कमांड इकॉनमी वजूद में आती है। इस प्योर सिस्टम में एक मरकजी हुकूमत हर चीज़ का फैसला खुद करती है। मकसद तो मुकम्मल बराबरी लाना होता है, लेकिन तारीख गवाह है कि अमली तौर पर इसके नतीजे में वसाइल ज़ाया होते हैं, जिद्दत रुक जाती है और लोगों की ज़ाती आज़ादियाँ तक छिन जाती हैं। चलिए, काफ़ी भारी भरकम एकेडमिक बातें हो गईं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को एक बहुत ही मशहूर और क्लासिक की मिसाल से समझते हैं जो सिविक्स क्लासेस में इन निज़ामों का बुनियादी फ़र्क समझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, दी टू काउज एनोलॉजी यानी दो गायों की मिसाल। सोचिए कि एक आज़ाद मंडी यानी कैपिटलिज्म में एक किसान के पास दो गायें हैं, तो वो क्या करेगा? वो एक गाय बेचकर एक बैल खरीद लेगा। मतलब यह है कि अफराद अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आज़ादाना तौर पर अपना प्रॉफिट और दौलत बढ़ाते हैं। इसके बरक्स इज्तिमाई निज़ामों में सारा फोकस वसाइल की दोबारा तकसीम पर होता है। सोशलिज्म में वही किसान अपनी एक गाय ज़रूरतमंद पड़ोसी को दे देता है, और कम्युनिज्म में हुकूमत उस किसान से दोनों गायें ले लेती है और उससे बस उसकी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा दूध दे देती है। ये मिसाल बिल्कुल क्लियर कर देती है कि प्राइवेट प्रॉफिट और रियासती कंट्रोल में कितना बड़ा फ़र्क है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, द रियलिटी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमीज़
کیپٹلزم اور کمیونزم کی یہ خالص شکلیں بحث کے لیے تو بہترین موضوعات ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عملی دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اگر ہم ان سسٹمز کا آمنے سامنے موازنہ کریں تو یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ مکسڈ اکانومی دراصل ایک پریکٹیکل اور سمجھداری پر مبنی درمیانی راستہ ہے۔ یہ نظام نجی کاروبار کو ضروری حکومتی مداخلت اور سماجی فلاح کے ساتھ زبردست طریقے سے بیلنس کرتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے دلچسپ حقیقت کیا ہے؟ آج کے دور میں دنیا کے تقریباً تمام جدید ممالک اسی مکس سسٹم کے تحت چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کو دیکھ لیں، جو سرمایہ دارانہ ہونے کے باوجود پبلک سکولز اور میڈیکیئر جیسی سہولیات دیتا ہے، یا پھر چین کو دیکھ لیں جس نے اپنی کمانڈ اکانومی میں نرمی لا کر مارکیٹ کو آزادی دی ہے۔ سب کے سب اسی ہائبرڈ مڈل گراؤنڈ پر موجود ہیں۔ تو اس مکسڈ ماڈل کا اصل مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ فری مارکیٹ کی بہترین جدت اور ترقی کا فائدہ بھی اٹھایا جائے، اور ساتھ ہی حکومتی ریگولیشنز کے ذریعے عوام کو بنیادی سہولیات دی جائیں، ماحولیات کو بچایا جائے اور غریب اور امیر کے درمیان اس بڑھتی ہوئی خلیج کو روکا جا سکے۔ تو آج کے سویکس لیسن اور عالمی نظام کا خاکہ سمجھنے کے بعد آخر میں یہ بہت ہی اہم سوال بچتا ہے، ایک آئیڈیل معاشرے کو آزادی اور ریاستی کنٹرول کے اس پیمانے پر بالکل کس جگہ کھڑا ہونا چاہیے؟ آزادی اور حکومتی ضوابط کا وہ کون سا پرفیکٹ توازن ہے جو ایک خوشحال مستقبل کی ضمانت دے سکے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔